सो फ्रेंड्स वेलकम एंड आज की इस वीडियो में जानते हैं चैप्टर 1 द बुक वेलनेस रिवॉल्यूशन रिटन बाय पॉल एंड पिल्जर, उसका हिंदी एडिशन। और चैप्टर 1 से स्टार्ट करेंगे। टॉपिक है हमें क्रांति की ज़रूरत क्यों है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आइए परिभाषा पर नज़र डालते हैं। रेवोल्यूशन, अब इसकी कई परिभाषाएं हैं, हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। फर्स्ट, कोई अचानक, व्यापक या संपूर्ण परिवर्तन। नेक्स्ट, राजनीतिक ढांचे में आधारभूत परिवर्तन। नेक्स्ट, गतिविधि या आंदोलन जो सामाजिक आर्थिक स्थिति को प्रभावित करने के लिए तैयार की जाए। नेक्स्ट, किसी चीज के प्रति नजरिए और सोच के तरीके में आधारभूत बदलाव यानी कि पैराडाइम में बदलाव। नेक्स्ट, इस्तेमाल या पसंद में संपूर्ण बदलाव, विशेष रूप से तकनीक में, जैसे कि कंप्यूटर क्रांति या विदेश कार क्रांति। 17वीं शताब्दी के अंग्रेज लेखक जॉन मिल्टन क्रांति को निष्ठुर शासक से खुद की रक्षा करने के समाज के अधिकार के रूप में देखते थे, एक ऐसी नई वर्ग व्यवस्था बनाने के रूप में जिससे प्रजा की जरूरतें प्रतिबिंबित हो। मिल्टन के लिए क्रांति मुकम्मल आज़ादी पाने का जरिया था। 18वीं शताब्दी के जर्मन दार्शनिक इमानुएल कांट क्रांति को मानवता की उन्नति के लिए एक बल के रूप में मानते थे। वे इसे समाज के लिए उच्च नैतिक आधार को महसूस करने का प्राकृतिक कदम मानते थे। 19वीं शताब्दी के जर्मन दार्शनिक GWF हेगेल क्रांतियों को मानव के भाग्य की पूर्णता और क्रांतिकारियों को सुधारों को प्रेरित करने तथा लागू करने की आवश्यकता के रूप में देखते थे। यह अंतर्दृष्टियां स्वास्थ्य क्रांति पर सटीक बैठती हैं। उद्यमी और क्रांतिकारी दरअसल भिन्न हालातों में जन्मे एक ही किस्म के लोग हैं। दोनों ही यथापूर्व हालात में बदलाव की जरूरत समझते हैं। दोनों ही जोखिम लेने के इच्छुक रहते हैं और इस बदलाव के फलस्वरूप मिले पुरस्कार की फसल काटते हैं। उभरता स्वास्थ्य उद्योग बहुत कुछ बीमारी और खाद्य उद्योग की निर्दयता की प्रतिक्रिया है, क्योंकि हर इंसान को स्वास्थ्य की आज़ादी की तमन्ना होती है। स्वास्थ्य हमारी किस्मत और मानवता की प्रगति की ओर अगला प्राकृतिक कदम है। अपनी ताकत और स्वास्थ्य की उम्र बढ़ाकर आप इन चीज़ों को हासिल कर सकते हैं जिन्हें हासिल करना चाहते हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्रांतिकारी लीडर वे उद्यमी हैं जो इसे पोषण देते हैं और इसकी रचना करते हैं। आविष्कारक वे हैं जो स्वास्थ्य सेवाओं तथा उत्पादों को प्रेरित करते हैं और प्रैक्टिशनर तथा डिस्ट्रीब्यूटर वे हैं जो स्वास्थ्य संदेश पूरे समाज में फैलाते हैं। आप अपनी पसंद की भूमिका चुन लीजिए कि आप इस नए उद्योग में किस तरह के लीडर बनना चाहेंगे। क्रांतियां और उद्यमी यात्राएं अक्सर एक ज्योतिपुंज से शुरू होती है, व्यक्ति द्वारा की गई ऐसी चमचमाती खोज जो उसे एक प्रश्नावली पर ला खड़ा करती है। प्रत्येक व्यक्ति के लिए यह प्रेरणा अलग किस्म की होती है। आपके लिए यह इस पुस्तक से सीखा हुआ सबक भी हो सकती है या किसी बीमारी का अनुभव, आपका खुद का या किसी प्रियजन का जिससे बचाव किया जा सकता था। मुझे यह ज्योतिपुंज 1996 में मेरे एक भाषण के दौरान मिला। स्वास्थ्य मेरे लिए मिशन कैसे बना। 50 के दशक में जब मैं बड़ा हो रहा था, तब आर्थिक मामलों ने हमारी 95% जिंदगी पर कब्जा जमा रखा था। मेरे पिता अल सुबह 5:30 बजे घर से काम पर निकल जाते थे और रात को डिनर के बाद उस समय लौटते, जब मेरी माँ मुझे और मेरे भाई को सुलाने की तैयारी कर रही होती थी। हफ्ते के 6 दिन
उनकी यही दिनचर्या रहती। हमारे सभी पड़ोसी और रिश्तेदारों का जीवन भी ऐसे ही था, सिवाय कुछ उन बदनसीबों के जिन्हें काम से निकाल दिया गया होगा। हालांकि सभी अधिकांशतः आर्थिक मुद्दों पर ही बातें करते, किस तरह पैसा कमाया जाए, कहाँ काम ढूंढा जाए, आदि आदि। लेकिन कोई भी इस समस्या का हल ढूंढना नहीं दिखता कि आर्थिक सफलता कैसे पाई जाए। इसीलिए मैं अर्थशास्त्री बना, वे सभी हल खोजने के लिए जिनसे उस समय का मेरा समाज सबसे ज्यादा जूझ रहा था। 25 साल बाद मिडवेस्ट में एक भाषण देने के दौरान मुझे एहसास हुआ कि मैं गलत पेशे में था। वह शनिवार का दिन था और सन 1996 के सितंबर की 7 तारीख मैं इंडियानापोलिस के RCA डॉम में अपनी नई पुस्तक गॉड वांट्स यू टू बी रिच पर 45,000 लोगों के सामने मुख्य वक्ता के रूप में भाषण देने के लिए स्टेज पर जाने की तैयारी कर रहा था। मेरी फीस एक बंद लिफाफे में मुझे उसी दौरान दी गई थी। 45 मिनट के भाषण के लिए दी गई यह राशि मेरे पूरे साल की तनख्वाह से भी ज्यादा थी, जो मुझे वॉल्टन से स्नातक होने के बाद सिटी बैंक में काम करने पर मिलती थी। मेरा सीना गर्व से फूल जाना चाहिए था, लेकिन मुझे लज्जित महसूस हो रहा था। जब मैंने स्टेडियम में श्रोताओं को देखा और भाषण शुरू किया तो मुझे ऐसा लगा मानो मैं उनका चीर हरण कर रहा हूं। अधिकतर अमेरिका की ही तरह आधे श्रोता अस्वस्थ और मोटे थे। उनके खानपान और जीवन शैली के सीधे परिणाम उनके थके हुए चेहरों और मुटाती कमर से स्पष्ट झलक रहे थे। अर्थशास्त्री उनके जीवन की गुणवत्ता सुधार सकता है, ऐसा मैं उन्हें कुछ भी नहीं बताने जा रहा था जब तक कि वह सबसे पहले अपने शरीर की देखभाल करना नहीं सीख लेते। मेरे भीतर एक तीव्र इच्छा उभरी कि मैं भाषण समेटकर श्रोताओं को बताऊं कि अच्छा स्वास्थ्य किसी भी समृद्धि से ज्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन मैं डर गया। मैं अपने मेजबानों को नाराज नहीं करना चाहता था, और सच कहूं तो तब मैं खुद भी नहीं जानता था कि लोगों को अपनी सेहत संयमित करने के लिए क्या करना चाहिए। अगली सुबह घर लौटते समय उड़ान के दौरान मैं इन्हीं सवालों से जूझता रहा। क्यों बुद्धिमान लोग अपना समय और पैसा अपना जीवन बेहतर बनाने के लिए हर क्षेत्र में तो लगाते हैं, सिवाय उस क्षेत्र के जहां सुधार की गुंजाइश सबसे ज्यादा है। और इससे भी ज्यादा जरूरी यह है कि अस्वस्थ और ज्यादा वजन वाले इंसान को अपने जीवन को नियंत्रित करने के लिए क्या करना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है, हमें क्रांति की जरूरत क्यों है। महती इच्छाओं से विभाजित 2 देश। मैं उस रविवार सुबह 10 बजे लॉस एंजलिस पहुंच गया और पैसिफिक पैलिसेड्स की तरफ उस कॉन्ट्रैक्टर से मिलने भागा जो हमारे फैमिली बीच हाउस को नया रूप दे रहा था। जब हम बाहर खड़े होकर निर्माण कार्य पर चर्चा कर रहे थे, पड़ोसी जॉगिंग या साइकिलिंग करते हुए बीच की तरफ आ जा रहे थे। मैं ये देखकर दंग रह गया था कि वहां के लोग कितने स्वस्थ और तंदुरुस्त दिखाई दे रहे थे। इंडियानापोलिस के उन लोगों कितने की तुलना में जिन्हें देखकर मैं लौटा था, मेरे ये पड़ोसी किसी दूसरे ग्रह के रहने वाले लग रहे थे। उस सप्ताह मैंने शोध शुरू किया जिससे इस पुस्तक को आकार मिला। मुझ में इस बात को लेकर बहुत उत्सुकता थी कि एक अर्थशास्त्री को स्वास्थ्य और वजन के बारे में लिखने की क्या जरूरत है। मैंने जल्द ही यह पता लगा लिया कि ज्यादातर लोगों के अस्वस्थ तथा मोटे होने का जो बड़ा कारण जीव विज्ञान से कहीं अधिक अर्थशास्त्र से जुड़ा है। आश्चर्यजनक रूप से
शक्तिशाली आर्थिक ताकतें लोगों को अपने स्वास्थ्य पर नियंत्रण पाने से रोक रही है और दरअसल उन्हें वजन बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। यह ताकतें इतनी शक्तिशाली है कि क्रांति से कम कोई भी चीज इन्हें नहीं रोक सकती है। कई लोगों के लिए उनके स्वास्थ्य पर नियंत्रण करना तब तक संभव नहीं हो सकता जब तक कि वह 10 खरब डॉलर के भोजन और 15 खरब डॉलर के चिकित्सा उद्योग को नहीं समझ लेते। गौर करने लायक बात यह है कि ये दोनों उद्योग की हमारी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में 1/4 हिस्सेदारी है। मैंने पाया है कि मोटापे और कमजोर सेहत का असर व्यक्ति के बाहरी स्वरूप से बहुत अलग होता है। हमारी नई सदी में नस्ल और लिंग भेद का स्थान व्यक्ति के वजन और बाहरी स्वरूप पर आधारित भेद ने ले लिया है, जबकि अतीत में कमजोर शरीर को गरीबी और मोटापे को धन संपन्नता से जोड़ा जाता था। आज स्थिति एकदम उलट है। अधिकतर लोग जो मोटे हैं वे आर्थिक सीढ़ी के निचले पायदानों पर बैठे हैं। धनी मोटा आदमी 2 विरोधाभासी अलंकार बन चुके हैं और गरीब और मोटा पर्यायवाची बन गए हैं। आश्चर्यजनक रूप से इस तथ्य के बावजूद कि हम अमेरिकी मानव इतिहास की सर्वाधिक आर्थिक संपन्नता का आनंद ले रहे हैं, अमेरिका की 61% आबादी अधिक वजन वाली है और चौंका देने वाले 27% चिकित्सीय रूप से घोषित अति मोटे हैं। यह दोनों ही आंकड़े सिर्फ 5 साल 1994 से 1999 में 10% तक बढ़ चुके हैं और मोटापा 1970 के बाद से लगभग दुगना हो चुका है। जिस तरह 19वीं शताब्दी में नाम और जन्म से सामाजिक और आर्थिक अवसर तय होते थे, यही काम आज वजन और देहयष्टि से होता है। यदि कोई व्यक्ति मोटा है, सिर्फ 15 पाउंड ज्यादा नहीं बल्कि चिकित्सीय रूप से मोटा घोषित है, तो नौकरी रिश्ता ढूंढना मुश्किल हो जाता है या रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करने की दौड़ में सबसे ऊपर बने रहने में भी वह पिछड़ जाता है। यही नहीं, असामान्य वजन वाले ज्यादातर लोग भी अस्वस्थ होते हैं, हालांकि अक्सर उन्हें इस बात के बारे में पता नहीं होता। आधुनिक दवाएं बढ़ती उम्र से दुखी लोगों को सिर दर्द, पेट की गड़बड़, बदन दर्द, थकान, अर्थराइटिस जैसी हजारों अन्य बीमारियों के बारे में अनअपेक्षित लक्षणों के जरिए बताती है। हालांकि अधिक वजन और मोटापा बुरे खान पान का सीधा नतीजा होता है। नेक्स्ट सब टॉपिक है अर्थशास्त्र ने किस तरह अति मोटापा और कुपोषण कायम रखा है। इन हालातों के लिए अर्थशास्त्र बड़े पैमाने पर दोषी है। खरबों डॉलर का सशक्त खाद्य उद्योग हम पर बुरे से बुरा संभव भोजन ज्यादा से ज्यादा मात्रा में खाने के लिए बड़े नपे तुले ढंग से संदेशों की बमबारी करता है। स्वास्थ्य क्रांति का नेतृत्व करने या उसका हिस्सा बनने की इच्छा रखने वाले उद्यमियों के लिए पहले यह समझना बहुत महत्वपूर्ण है कि आज खाद्य उद्योग किस तरह से काम कर रहा है। जनरल फूड और प्रोडक्ट एंड गैम्बल जैसी डिब्बाबंद भोजन बनाने वाली कंपनियों ने ग्राहक की मानसिकता और आंकड़ों के अध्ययन के लिए कुछ सर्वश्रेष्ठ और कुशाग्र बुद्धिमानों को काम पर रखा हुआ है, यह तय करने के लिए कि हमें किस तरह का भोजन बेचा जाए। वह निश्चित रूप से बाजार के अलिखित कानूनों में से एक का पालन करते हैं। यह नियम है, किसी मौजूदा ग्राहक को ज्यादा उत्पाद बेचना जितना आसान होता है, वही उत्पाद किसी नए ग्राहक को बेचना उतना ही मुश्किल होता है। दूसरे शब्दों में, किसी नियमित ग्राहक को हर महीने आलू चिप्स के 4 अतिरिक्त पैकेट
खाने के लिए आसानी से प्रभावित किया जा सकता है। बनिस्बत उस नए ग्राहक को उन लुभावने आलू चिप्स का सिर्फ एक पैकेट खरीदने के लिए राजी करने के, जिनसे वह आलू चिप्स कभी चखी न हो। अधिकांश तैयार खाद्य उत्पाद जैसे हॉस्टेज, ओरियो कुकीज और मैकडॉनल्ड्स के हैप्पी मील बिजनेस की भाषा में कहा जाए तो आलू चिप्स की बिक्री के समीकरण का पालन करते हैं। इस कानून के मुताबिक कुल उत्पाद का 90% से अधिक उनके 10% से भी कम ग्राहकों में बेच दिया जाता है। तैयार भोजन के मामले में यह 10% तक ऐसे लोगों को रिझाता है जिनका वजन 200 पाउंड से अधिक और आमदनी $25,000 सालाना से कम होती है। अधिक वजन वालों को लक्ष्य करना खास तौर पर लाभदायक होता है, क्योंकि ये बदकिस्मत साधारण वजन वाले व्यक्ति के मुकाबले हर बार दोगुनी मात्रा में खाद्य उपभोग करते हैं। हर कंपनी अपने इस 10% का अध्ययन उसी प्रकार करती है जिसे कि बाजार का लक्ष्य यानी कि टारगेट मार्केट कहते हैं। जिस तरह प्रयोगशाला में चूहों पर किया जाता है, उपभोक्ता सर्वेक्षण में उनकी पसंद, नापसंद, उम्मीदें, सपने, नायक और ख्वाहिशें सब पता चल जाता है। अति उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को फोकस ग्रुप्स में भाग लेने के लिए बुलाया जाता है, जहां उनसे नए उत्पादों के नमूनों को परखने, विज्ञापन देखने और अपने विचार प्रकट करने के लिए कहा जाता है। टारगेट मार्केट पर असर करने वाले हर मानसिक बिंदु पर दबाव बनाने के लिए किसी भी तरह के खर्च में कोताही नहीं बरती जाती। यदि किसी बाजार के लोग कोई खास अभिनेता या गायक को पसंद करते हैं तो वह हस्ती जल्द ही रेडियो या टीवी पर उस उत्पाद की तारीफ करती दिखाई देने लगती है। यदि कोई खास बनावट, एहसास या जीवन शैली उस बाजार के लोगों को प्रभावित करती है तो कई स्टाइलिस्ट या डिजाइनर उसे और बढ़ावा देने के लिए स्टूडियो में जुट जाते हैं। जिस तरह शिकारी के दायरे में पहुंचकर निशाने पर आए हिरण के पास बचने का कोई मौका नहीं रह जाता, उसी तरह टारगेट के पास कोई अवसर नहीं बचता। कभी कभार इस प्रक्रिया की क्रूरता $2 लाख प्रति वर्ष के बाजार का उत्तरदायित्व संभालने वाले मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव के जमीर पर बोझ भी महसूस होती है। कुछ एग्जीक्यूटिव वाकई अपने फोकस ग्रुप्स में मौजूद रहने से इनकार कर देते हैं। व्यक्तिगत तौर पर अपने भावी शिकार का सामना करने के बजाय वे अपने दफ्तर की सुरक्षा में बैठकर दस्तावेजों का पुनरावलोकन करना बेहतर समझते हैं। ऐसे एग्जीक्यूटिव के घरों में होने वाली चर्चाओं की कल्पना कीजिए। आज मैं 200 पाउंड की ऐसी 10 महिलाओं से मिला जिनमें मुश्किल से इस समूह में भाग लेने की ऊर्जा बची थी। संभवतः वे डिनर टेबल पर अपने परिवार को ऐसे बताते हो, अगर मेरी टीम अप्रैल तक इन लोगों को इतनी आलू चिप्स खिला पाई कि यह 210 पाउंड के हो जाएं, तो हम अपनी पहली तिमाही का बिक्री लक्ष्य पूरा कर लेंगे और मुझे हम सबकी बारबाडोस में छुट्टी मनाने लायक बोनस मिल जाएगा। संभव है यह एग्जीक्यूटिव ऐसी बातों के दौरान भी पौष्टिक भोजन कर रहा हो। जंक फूड संस्कृति की सबसे बड़ी विडंबना संभवतः यही है कि इसके अधिकांश उत्साही प्रवर्तक खुद ही उन उत्पादों से दूर रहते हैं। यही नहीं, आज बहुत से लोग गुस्से को काबू करने से लेकर अवसाद और कैंसर तक भावनात्मक तथा चिकित्सीय चुनौती का सामना कर रहे हैं।
जो इन्हीं जंक फूड कंपनियों के उत्पादों जैसे फ्रोजन पिज्ज़ा और लो फैट कुकीज़ का नतीजा है। ये फूड कंपनियां तब और बुरा करती है जब यह अपने उत्पाद के लिए कम आय वाले, अस्वस्थ और मोटे लोगों को लक्ष्य बनाती है। एक बार जब ऐसा व्यक्ति उत्पाद खरीदता है और इनका उपभोक्ता बन जाता है, तब कंपनी के केमिस्ट यह सुनिश्चित करते हैं कि वह इस उत्पाद को सिर्फ स्वस्थ या सीमित मात्रा में खाकर कभी संतुष्ट ना हो। मान लीजिए मैं आपको एक सेब, एक केला या मुट्ठी भर शतावर या कोई भी खाद्य पदार्थ उसके प्राकृतिक स्वरूप में दूं। 2 या 3 सेब या केले खाने के बाद आपका शरीर अलग तरह के भोजन की चाह करने लगेगा, क्योंकि इस भोजन से आपकी स्वाद ग्रंथियां को मिलने वाला आनंद हर कोर के साथ कम होता जाता है। लेकिन यदि मैं आपको एक चॉकलेट दूं या मैकडॉनल्ड्स के फ्रेंच फ्राई या एक कोला या कोई भी तैयार खाद्य पदार्थ, तो आप ये चीज़ें लगभग हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा खाने के लिए लालायित रहेंगे, क्योंकि इन पदार्थों में रासायनिक स्वाद यह सोचकर ही मिलाए जाते हैं कि इन्हें कोई भी सिर्फ एक खाकर नहीं रह सकता। इस रासायनिक परिवर्तन के कारण बड़ी मात्रा में चीज़ों का उपभोग बढ़ता है, मोटापे को बढ़ावा मिलता है और स्वाद ग्रंथियों की विभिन्न खाद्य पदार्थ खाने की प्रकृति खत्म होती है। मानव शरीर को रोजाना 13 जरूरी विटामिनों की आवश्यकता होती है, जिनमें से अधिकांश को हमारा शरीर खुद नहीं बना सकता। यह विटामिन कुछ खनिजों के साथ शरीर में प्रतिदिन होने वाली लाखों रासायनिक क्रियाओं के लिए आवश्यक होते हैं। दिन भर अलग अलग प्रकार के ताजे फल और सब्जियों में हमें हर वह तत्व मिल जाते हैं जिनकी हमें ज़रूरत होती है, और हमारा शरीर प्राकृतिक रूप से इस तरह बनाया गया है कि यह हमारी ज़रूरत के मुताबिक विभिन्न प्रकार के भोजन खोजने के लिए तैयार रहता है। लेकिन ज़्यादातर अमेरिकियों को उनके द्वारा खाए जा रहे तैयार या फास्ट फूड के रासायनिक परिवर्तन के कारण न्यूनतम मात्रा में भी इन विटामिनों तथा खनिजों की आपूर्ति नहीं हो पा रही है। कुछ समय बाद यह कमियां स्वभाव बदलने, कमजोरी, जोड़ों के दर्द, कमजोर दृष्टि, बहरेपन जैसी हजारों बीमारियों के रूप में सामने आने लगती है, जिनके लिए चिकित्सा विज्ञान सलाह देता है कि हमें बढ़ती उम्र के इन लक्षणों को स्वीकार करना चाहिए। लंबे समय बाद इन कमियों के कारण कैंसर और हृदय रोग जैसी बड़ी बीमारियां होने लगती है। 20वीं सदी में अमेरिका की तंबाकू कंपनियों ने खपत बढ़ाने के लिए अपने उत्पादों में रासायनिक परिवर्तन कर दिया और प्रसंस्कृत तंबाकू के खास ब्रांड निकालकर बच्चों को आदी बनाकर जीवन भर के लिए ग्राहक तैयार कर लिए। ताज़ा कानून में बिग टोबैको को अपनी सिगरेट प्रचारक गतिविधियों पर लगाम कसने के लिए दबाव डाला गया, लेकिन उन्होंने अपनी विशेषज्ञता को व्यर्थ नहीं जाने दिया। वे सभी तैयार खाने के मुख्य ब्रांड खरीदने लगे जिनके लोग आदी हों। 2001 में दुनिया की सबसे बड़ी तंबाकू कंपनी फिलिप मॉरिस ने बच्चों में सर्वाधिक लोकप्रिय भोजन के लिए कुछ ब्रांड खरीद लिए, जिनमें ओरियो कुकीज़, रिट्स क्रैकर्स और लाइफ सेवर्स कैंडीज शामिल थे। इसने ऑस्कर मेयर बेकन से पोस्ट सीरियल्स और फिलाडेल्फिया क्रीम चीज़ बनाने वाली फिलिप मॉरिस को नेस्ले इंक के बाद दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी फूड कंपनी बना दिया। नेक्स्ट सब टॉपिक है अर्थशास्त्र किस तरह बीमारियों को स्थायी बनाता है।
जब मेरा शोध मुझे चिकित्सा उद्योग की ओर ले गया तो मेरा सामना उन विशाल बहुराष्ट्रीय कंपनियों से हुआ जिनकी घृणिता गतिविधियों ने भोजन कंपनियों को तुलनात्मक रूप से पछाड़ दिया था। मेरे सामने यह तुरंत स्पष्ट हो गया कि क्यों किसी अर्थशास्त्री को स्वस्थ जीवन शैली के लिए भोजन लेने के साथ बेहतर चिकित्सीय देखभाल पर पुस्तक लिखना चाहिए। स्वास्थ्य क्रांति का नेतृत्व करने या उसका हिस्सा बनने के इच्छुक उद्यमियों के लिए यह जानना बहुत जरूरी है कि आज का चिकित्सा यानी बीमारी उद्योग किस तरह काम करता है। जब मरीज डॉक्टर के पास जाते हैं तो उन्हें यह भरोसा होता है कि वह अपनी बीमारी विशेष के लिए सबसे उपयुक्त उपलब्ध दवा या इलाज पर्चे में लिखवा रहे हैं। दरअसल ऐसा नहीं है। जिस तरह भोजन कंपनियों के लिए अति मोटे लोग लक्ष्य बाजार हैं, उसी तरह डॉक्टर, मेडिकल या दवा कंपनियों के लक्ष्य बाजार हैं। रोगियों को वही दवा या इलाज दिया जाता है जो कि आपूर्तिकर्ता के लिए, स्वास्थ्य बीमा कंपनी के लिए और कई मामलों में उस खास डॉक्टर के लिए सबसे अधिक फायदेमंद होता है। यह उपलब्ध सर्वश्रेष्ठ इलाज हो भी सकता है और नहीं भी। अमेरिका में एक ही बीमारी के लिए डॉक्टर पूरी तरह अलग अलग इलाज लिखते हैं, लेकिन यह इस बात पर निर्भर करता है कि उनके क्षेत्र के बाजार में किस दवा कंपनी का दबदबा है। चिकित्सा तकनीक और दवाओं में आज इस तेजी से बदलाव हो रहा है कि अक्सर चिकित्सा विद्यालयों में जो कुछ डॉक्टर सीखते हैं वह उनके स्नातक होने तक पुराना हो चुका होता है। प्रैक्टिस के दौरान डॉक्टर नई दवाओं व इलाजों के बारे में खास तरह के सेल्समैन से सीखते हैं, जिसे चिकित्सा उद्योग में डिटेल पर्सन कहा जाता है। डिटेल पर्सन वास्तव में एक सभ्य संबोधन है जो एक बेहद आकर्षक, उच्च वेतन पाने वाले विपरीत लिंग वाले व्यक्ति के लिए इस्तेमाल किया जाता है। डिटेल पर्सन डॉक्टर और उनके स्टाफ को दिलेरी से मुफ्त नमूने बांटते हैं तथा उनकी कंपनी के उत्पाद लिखने के अनुपात में इनाम भी देते हैं। डॉक्टर और उनका परिवार महंगे डिनर, क्रूज और रिजॉर्ट में कर मुक्त प्रवास पाता है, जहां वह करदाता के खर्च पर उत्पादों के बारे में ज़्यादा सीखता है। हालांकि दुनिया भर की वैधानिक दवा कंपनियां दवाओं की ऊंची कीमतों को सही बताते हुए महंगे शोध और विकास का तर्क देती है, जबकि वास्तव में दवा कंपनियां शोध तथा उत्पादन से अधिक खर्च उस दवा के प्रचार पर करती है। यही नहीं, नई दवाओं के शोध और विकास के लिए अच्छी खासी आर्थिक मदद तो संघीय सरकार दे देती है, जो यूनिवर्सिटीज, मेडिकल स्कूल और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ को गैर लाभकारी संगठनों के जरिए मिलती है। जब स्वास्थ्य उपभोक्ता नुस्खे पर लिखी दवाओं की भारी कीमत अदा कर रहा होता है, उस वक्त वह बाजार के उस प्रचार की भी कीमत चुका रहा होता है जिनके तहत डॉक्टर को भी सफलतापूर्वक राजी किया गया है कि वह नुस्खा लिखते वक्त पर्ची के कोने में DAW डिस्पेंस एज रिटन को चिन्हित करें। इसका अर्थ है कि लिखित महंगे दामों वाले नामी ब्रांड की दवा ही बेची जाए, जबकि नुस्खे पर लिखी कुल दवाओं की कीमत से 90% कम दर पर उसी संगठन की जेनरिक सस्ती दवाएं उपलब्ध होती है। दवा कंपनियों का मुनाफा अक्सर उन पुराने ब्रांड की दवाओं की बिक्री से निकलता है जो सालों पहले मरीज की पहली बार बीमार होने पर लिखी गई थी और मरीज उसे लगातार लेता रहता है। ऐसे में दवा कंपनियां मरीजों और डॉक्टरों को नए बेहतर उत्पाद की जानकारी से रोकती है।
कि कहीं दोबारा नुस्खा लिखने में वह पहला ग्राहक ना खो दे और प्रतिस्पर्धी ब्रांड की दवा ना बिकने लगे। उसी गुण वाली जेनेटिक दवाएं कई बार नाम वाले उत्पाद से अधिक सुरक्षित और बेहतर होती है, क्योंकि उनका नुस्खा हाल ही में लिखा गया होता है और वह बेहतर फॉर्मूले से बनी होती है। उपभोक्ताओं को दवा उस नुस्खे के बारे में समझाने में प्रचुर व्यापार संभावनाएं हैं जिसे वे पहले से ले रहे हैं। किस तरह वैकल्पिक दवाएं ली जाएं जो अधिक असरकारक, कम महंगी और कम दुष्प्रभाव वाली, या तीनों ही हो। हाल के कुछ सालों में फूड कंपनियों की तरह दवा कंपनियों ने भी विज्ञापन फर्मों को काम सौंपकर उपभोक्ताओं के लिए सीधे छवि आधारित विज्ञापन बनवाने शुरू कर दिए हैं। इन विज्ञापनों में डॉक्टर की लिखी गई सलाह पर उत्पाद खरीदने पर जोर दिया जाता है। इसमें यह संदेश होता है कि मरीज सीधे उसी उत्पाद की मांग करे और DAW नुस्खे के लिए अपने डॉक्टर से पूछें। यदि वह नुस्खा लिखने से मना कर देता है तो पहले ऐसी दवा खरीद चुका मरीज उस डॉक्टर के पास चला जाता है जो संबंधित नुस्खा लिख देता हो। अफसोस यह है कि अधिकांश डॉक्टर विशाल बहुराष्ट्रीय कंपनियों के उत्पादों और सेवाओं के तकनीक विक्रेता बन चुके हैं। ये ऐसी कंपनियां होती है जो हमेशा मुनाफे और मरीज के बीच मुनाफे को ही चुनती है। इन हरकतों ने अमेरिका में दवाओं की कीमतें इतनी ज़्यादा बढ़ा दी है कि मरीज साल भर में लिखे गए 22% नुस्खे वहन नहीं कर सकता और लाखों लोगों को मजबूर होना पड़ता है कि वे भोजन या दवाई में से किसी एक को चुने। मेडिकेयर आमतौर पर डॉक्टरों के दौरे का खर्च देते हैं, लेकिन नुस्खों का नहीं। आज विकसित देशों के यह और ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं जो चिकित्सा सेवा की दो मुख्य समस्याओं के लक्षण हैं। दोनों ही लगभग पूरी तरह से आर्थिक है, न कि वैज्ञानिक। पहली, चिकित्सीय आपूर्तिकर्ताओं के लिए ऐसे उत्पाद बनाना ज़्यादा फायदे का सौदा है जिन्हें उपभोक्ता जिंदगी भर इस्तेमाल करे, बजाय कि ऐसे उत्पाद बनाना जो वे सिर्फ एक बार इस्तेमाल करे। निश्चित रूप से इसका अर्थ है ऐसे उत्पाद पर शोध और विकास राशि खर्च करना जो बीमारियों के लक्षणों का इलाज करे, न कि बीमारियों की वजह या उसे खत्म करने का। सेकंड, ज़्यादातर चिकित्सा उपचारों का खर्च वहन करने वाली थर्ड पार्टियां यानी कि बीमा कंपनी और अंततः नियोक्ता अपने कर्मचारियों के स्वास्थ्य पर दीर्घावधि बीमा नहीं करते। व्यक्तिगत तौर पर लोग अपने चिकित्सा खर्चों की थोड़ी या सीधी जिम्मेदारी नहीं उठाते और बीमारियों को रोकने वाले लगभग सभी खर्च जैसे कि व्यायाम, विटामिन, पौष्टिक अतिरिक्त पूरक पदार्थ अदायगी के लिए रोक दिए जाते हैं। जैसा कि मैं अध्याय 6 में बताऊंगा, अमेरिकी स्वास्थ्य बीमा तंत्र वास्तव में एक छलावापूर्ण और गैर भरोसेमंद प्रणाली है जो इस प्रकार बनाई गई है कि यह सबसे कम वहन कर सकने वाले लोगों से अधिक पैसा निकलवाती है। कोई हल नजर नहीं आता। मैंने अपने शोध को जितना आगे बढ़ाया, मैं उतना ही परेशान होता गया कि हमारी आबादी के बड़े हिस्से पर हावी अति मोटापे के प्लेग और बुरे स्वास्थ्य का कोई हल नहीं है। हालांकि इस 10 खरब डॉलर के खाद्य उद्योग, जो अधिकांश समस्याओं की जड़ है, और 15 खरब डॉलर के चिकित्सा उद्योग, जो सिर्फ लक्षणों का इलाज करता है ताकि लक्ष्य उपभोक्ता
काम पर लौट जाए और उपभोग करे के बीच स्पष्ट रूप से कोई षड्यंत्र नहीं था, लेकिन इसका आर्थिक असर समान था, मानो दोनों उद्योग अमेरिकी उपभोक्ता के खिलाफ बड़ा क्रूरतापूर्वक षड्यंत्र रच रहे हों। सूक्ष्म आर्थिक स्तर पर जब भी उपभोक्ता अपने स्वास्थ्य नियंत्रण की कुछ सही जानकारी एकत्र करते हैं, खाद्य एवं चिकित्सा उद्योग अपने आर्थिक लाभों के चलते उनके खिलाफ इन जानकारियों में हेरफेर कर देते हैं। उदाहरण के लिए सन 1990 से पहले उपभोक्ताओं से कहा जाता था कि बहुत अधिक कैलोरी के सेवन से अति मोटापा होता है। जब जनता इस बारे में जागृत हो गई कि उनके भोजन में अधिक वसा अति मोटापे की मुख्य वजह है, तो खाद्य उद्योग ने कम और वसा मुक्त भोजन का प्रलोभन देना यह प्रचार करते हुए शुरू कर दिया कि अब उपभोक्ता बिना वजन बढ़े जितनी मर्जी चाहे इसे खा सकता है। खाद्य उद्योग तो इतना आगे निकल गया कि उसने ऐसे उत्पादों की पुनः पैकिंग की जिनमें कभी वसा थी ही नहीं, जैसे शक्कर लगी कैंडी और प्रिट्ज़ेल। खाद्य उद्योगों ने सुझाया कि उसने इन उत्पादों की नई स्वास्थ्यवर्धक वसा मुक्त किस्म तैयार की है। उन उत्पादों का व्यापक प्रचार भी उपभोक्ताओं को यह नहीं बता पाया कि इन कम वसा या वसा रहित उत्पादों में प्रचुर मात्रा में शक्कर और कार्बोहाइड्रेट है, जो शरीर में पहुंचने के बाद वसा में तब्दील हो जाता है। प्रचार में यह भी उल्लेख नहीं था कि इन उत्पादों में ऐसे नशीले रसायन भी मौजूद हैं जो लंबे समय में मोटा करने से भी अधिक नुकसानदायक साबित होते हैं। 90 के पूरे दशक के दौरान अति मोटापा साथ ही कम वसा या वसा रहित भोजन की बिक्री बढ़ती रही। विराट आर्थिक स्तर पर देखें तो लगता है कि बचने का कोई चारा नहीं था। अब भी जब भी संघीय, प्रदेश और स्थानीय सरकार के नियंत्रण की कोशिशों की बात आती है, तो खाद्य और चिकित्सा कंपनियां अपने स्वयं के सुनहरे नियम का पालन करती है। जिसके पास सोना है वही नियम बनाता है। खाद्य उद्योग के गुटबाजों ने स्कूली बच्चों के लिए आवश्यक लंच और दूध का कार्यक्रम बनाया, जो बच्चों को तैयार भोजन का आदी बना देता है। दवा कंपनियां सरकार प्रायोजित कार्यक्रम बनाने में मदद करती है, जो लाखों बच्चों को उनके बुरे भोजन से हुए दुष्प्रभाव से लड़ने वाली खतरनाक दवाइयां देते हैं। कुछ मामलों में जब अति संवेदनशील बच्चों को नियंत्रित करने के लिए रिटैलिन दी जाती है और अभिभावक इन दवाइयों का विरोध करते हैं, तो उन्हें धमकाया जाता है कि बच्चे उनसे दूर कर जाएंगे या बच्चे उनसे दूर हो जाएंगे। अमेरिकी खाद्य एवं दवा प्रशासन मूल रूप से उपभोक्ताओं को हानिकारक उत्पादों से बचाने के लिए बनाया गया था, लेकिन आज यह अक्सर कंपनियों का बचाव करता है जिन्हें उसे प्रतियोगिता से बाहर रखना था। साथ ही यह दवा कंपनियों को सरकार द्वारा दिए गए पेटेंट की आर्थिक सीमा भी बढ़ा देता है। पारंपरिक रूप से समाचार माध्यम ही प्रचार और रेटिंग की अपनी स्वयं रुचि के आधार पर ऐसा पाशविक हरकतों को समाज के सामने उजागर करने में सबसे आगे है। लेकिन इस मामले में मीडिया भी अक्सर प्रभावहीन रह जाता है। उपभोक्ताओं की ही तरह
मीडिया के सदस्य भी गलत जानकारियों के शिकार होकर समस्या से पूरी तरह अनभिज्ञ रहते हैं। इससे भी बड़ी बात, मीडिया की आय का एक बड़ा स्रोत विशेषतः नेटवर्क टेलीविजन की विज्ञापन आय खाद्य एवं दवा कंपनियों से ही आता है। मसलन गाय का दूध पीने से होने वाले हानिकारक असर के बारे में बड़ी संख्या में चिकित्सा समुदाय बरसों से जानता है, लेकिन कभी धोखे से भी मीडिया ने इसे जगह नहीं दी, जो अमेरिकी डेयरी संघ के विज्ञापनों से हर साल अपनी किस्मत चमका रहा है। नामचीन हस्तियों के आडंबर को देखिए, जो खुद तो सोया दूध उत्पाद पीते हैं, लेकिन विज्ञापन में दूध पीकर बनी मूंछ दिखाने के लिए पैसे बनाते हैं। इन्हीं हस्तियों के स्कैंडल उन उत्पादों के असर से भी गहरे होते हैं जिनका वे खुद कभी उपभोग नहीं करते। दरअसल बड़े अभिनेता, गायक और मॉडल अपने स्वरूप की बदौलत हर साल लाखों डॉलर बनाते हैं। इनमें से ज्यादातर का झुकाव शाकाहारी भोजन की ओर होता है, जबकि तैयार खाना या लती फास्ट फूड इनकी थाली से नदारद होते हैं। इन सामाजिक रोल मॉडलों की तंदुरुस्ती और खूबसूरती पर इनके मैनेजर की भी कड़ी निगाह होती है कि कहीं उनके विशिष्ट खान पान का पता प्रेस को न लगने पाए। ऐसा इसलिए क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि इस उद्योग के टेलीविजन निर्माता उनका बॉयकॉट न कर दें। जहां सर्वाधिक राजस्व तैयार भोजन एवं फास्ट फूड रेस्टोरेंट के विज्ञापनों से प्राप्त होता है। इस तथ्य के बावजूद कि ज्यादातर युवा उनकी पेशेवर काबिलियत के कायल होते हैं, हस्तियां आज यह समझ चुकी है कि उन्हें विवादों में नहीं फंसना चाहिए जिससे उनके करियर पर बुरा असर पड़े। जैसा कि एक हॉलीवुड मैनेजर ने मुझसे एक बार कहा था, कोई भी पौष्टिक भोजन वाली जेन फोल्डा नहीं बनना चाहता। यह बात उस प्रतिभाशाली अभिनेत्री की थी जिसका 1970 में उसकी विवादास्पद वामपंथी विचारधारा के कारण कुछ रंगमंच दर्शकों ने बहिष्कार कर दिया था। मुक्त औद्योगिकी तंत्र में जब लोगों को मुनाफाखोजी कंपनियों से कुछ ऐसा नहीं मिल पाता जो वे चाहते हैं, तो वे तुरंत सरकार यानी कि अंतिम आरामगाह उपलब्ध कराने वाले से मदद के लिए रुख करते हैं। इस चीज ने 1970 में ठीक असर दिखाया, जब उपभोक्ताओं ने सरकार से वातावरण को नष्ट करने वाले व्यापार बंद करवाने की मांग की। लेकिन इस मामले में सरकार भी बेबस दिखाई देती है। मीडिया की तरह ही हमारे चयनित नेता भी उपभोक्ता हैं जो उसी गलत जानकारी के शिकार हैं और इसलिए स्वास्थ्य मसलों से अनजान हैं। यदि आप जानना चाहते हैं कि हमारे ज़्यादातर नेता भोजन और स्वास्थ्य के बारे में क्या सोचते हैं, तो उनकी कमर और खुराक पर नज़र डालें। दरअसल ये नेता खाद्य और दवा कंपनियों के प्रभावी रूप से नियंत्रण में होते हैं। यह नियंत्रण इतना बढ़ गया है कि हमारी सरकार समाधान का हिस्सा बनने की बजाय खुद समस्या का एक बड़ा हिस्सा बन गई है। मुझे यह अविश्वसनीय लगता है कि भले ही हमने शीत युद्ध जीता हो और हमारी लोकतांत्रिक योग्यताएं अब तक के इतिहास में सबसे अधिक संपन्न है, लेकिन हमें यह भी स्वीकार करना होगा कि हमारी आधी आबादी एक ऐसी जीवन शैली की गुलामी में जकड़ गई है जिसने उन लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी, सपनों और खुशियों को किसी राजतांत्रिक सरकार या तानाशाह की तरह सीमित कर दिया है।
हजारों कंपनियां, जिनमें 10 खरब डॉलर का अमेरिकी खाद्य उद्योग और 15 खरब डॉलर का अमेरिकी चिकित्सा उद्योग शामिल है, अर्थशास्त्र के सर्वमान्य नियमों से शासित होते हैं, जो उन्हें किसी सामंजस्य में काम करने पर मजबूर कर देते हैं, मानो वे एक विशाल षड्यंत्र का हिस्सा हों। 1996 और 2000 के बीच जब मैं अपने अधिकतम शोध कार्य में व्यस्त था, तब अमेरिका की अधिक वजन और अति मोटापे वालों की आबादी 10% और बढ़ गई। इनमें 27% अति वजन और 61% अति मोटापे वाले थे। इस दौरान चिकित्सा खर्च 10 खरब से 15 खरब डॉलर तक बढ़ गया। मेरे लिए इन आंकड़ों को इंसान के कष्ट के रूप में सोचना बेहद मायूसी भरा था। 77 मिलियन लोग चिकित्सीय रूप से अति मोटे, 184 मिलियन लोग अधिक वजन वाले एवं अस्वस्थ थे, क्योंकि उनके पास उन संदर्भों, जानकारियों और प्रेरणा की कमी थी जिससे वह अपनी सबसे कीमती पूंजी, उनके स्वास्थ्य की रक्षा कर सकें। यह सिर्फ कुछ समय का सवाल नजर आता है जब अमेरिका में वास्तव में हर व्यक्ति अधिक वजन वाला होगा और आधी से ज्यादा आबादी अति मोटी और अस्वस्थ होगी। मैंने बची हुई 39% अमेरिकी आबादी पर एक नज़दीकी नज़र डालने का फैसला किया, ताकि यह पता लग सके कि हमारे पास कितना वक्त बचा था। जब मैंने हमारी 39% आबादी की जांच करना शुरू किया तो अधिक भार वाली नहीं थी, तो मैं क्रांति के उन बीजों से जा टकराया जो बस होने ही वाली थी। नेक्स्ट हेडिंग है आर्थिक समस्या का आर्थिक हल। जब मैंने 39% उस आबादी को करीब से देखा जो अधिक भार वाली नहीं थी, तो मैंने लाखों अमेरिकियों के उस समूह को पाया जो स्वास्थ्यवर्धक तरीके से खा रहा था तथा जी रहा था, और जैसा कि इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ। यह स्वास्थ्य आधारित समूह उन लोगों का था जो समाज को झकझोरने का मादा रखते थे, और उन हस्तियों का था जो वैसा ही जीवन जीती थी जैसी वह दिखती थी। इस समूह ने गुपचुप तरीके से एक क्रांतिकारी रुख अपना लिया था। भोजन, व्यायाम, विटामिन, पौष्टिक आवश्यक पूरक पदार्थ, चिकित्सीय देखभाल और सबसे महत्वपूर्ण खुद उम्र बढ़ने की प्रक्रिया के प्रति। प्राचीन यूनान में शारीरिक सौष्ठव, सेहत और सुंदरता भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती थी जितनी सृजनात्मकता, बुद्धि, उद्यमिता या नैतिक चरित्र। सच है, बाहरी खूबसूरती को ही भीतरी खूबसूरती का प्रतिबिंब माना जाता है। बहुत स्पष्ट कारणों से आज जो लोग उत्कृष्टता के प्रति समर्पित हैं, वे पेशेवर रूप से खूबसूरत हैं। ऐसे लोग आर्थिक रूप से अपने स्वास्थ्य और ध्येयष्टि बरकरार रखने पर ही निर्भर हैं। फिल्म सितारे, टॉक शो मेजबानों, मनोरंजन पेशेवरों और बहुत से अग्रणी बिजनेस एग्जीक्यूटिव ने एक गोपनीय दुनिया में रहना शुरू कर दिया है, जहां जीवन के भौतिक सूत्रों जैसे कि भोजन, व्यायाम, विटामिन, पौष्टिक आवश्यक पूरक पदार्थ यानी कि फूड सप्लीमेंट्स, चिकित्सीय सेवा और उम्र का बढ़ना को ज्यादातर इंसानों से इतर एक भिन्न सुधारवादी नजरिए से देखा जाता है। स्वास्थ्य की विशिष्ट हस्तियों के लिए प्रत्यक्ष दर्द या इनकार, चाहे वह निजी प्रशिक्षक के साथ आयोजित सत्र में हो या शानदार रेस्टोरों के मेन्यू पढ़ने के समय में, यह एक सकारात्मक, लगभग धार्मिक सा अनुभव होता है।
ये लोग इस बात पर ध्यान केंद्रित करेंगे कि वे घंटों बाद कैसा महसूस करेंगे, क्योंकि उन्होंने कठिन व्यायाम किया है, या वे उस बात पर ध्यान केंद्रित करेंगे कि वे उस शाम कितना शक्तिशाली अनुभव करेंगे, क्योंकि उन्होंने लंच या डिनर नहीं किया है। अतः दूसरों को संभवतः जो दर्दनाक लगता है वह उनके लिए तुरंत प्रभाव के साथ अद्भुत अनुभव होता है। पहले मैंने सोचा कि आपकी सेहत पर भोजन के असर के बारे में प्रगतिशील सोच का यह क्रांतिकारी तरीका सिर्फ हॉलीवुड या पश्चिमी लॉस एंजलिस की घटना है, लेकिन आगे के शोध ने तुरंत यह प्रदर्शित कर दिया कि यह पूरी पृथ्वी पर क्रांतियों के साथ होने वाला विश्व स्तरीय आंदोलन है। वजह सीधी है, हर कोई चाहे जितना स्वस्थ और तंदुरुस्त हो, अधिक स्वस्थ और तंदुरुस्त बनना चाहता है। हर व्यक्ति अधिक खूबसूरत दिखना और महसूस करना चाहता है। हालांकि हाल तक बहुत कम ऐसे लोग थे जो उत्तम स्वास्थ्य सेवाएं और उत्पाद पाने के लिए कुछ करते थे। अभी तक बहुत कम स्वास्थ्य उत्पाद और सेवाएं उपलब्ध थी जो सिर्फ अमीरों की ही पहुंच में थी। अब जबकि वह सर्वसुलभ है और सबकी पहुंच में है, इसलिए उद्यमी बड़ी तेजी से उत्साहित जनता को स्वास्थ्य उत्पाद और सेवाएं मुहैया करवा रहे हैं। ऐसा करके वे एक आर्थिक समस्या का आर्थिक हल निकाल रहे हैं। जब मैं बड़ा हो रहा था तब भोजन के दौरान होने वाली चर्चाएं निजी आर्थिक मसलों पर केंद्रित होती थी। आज भोजन के दौरान होने वाली चर्चाएं ज़्यादा से ज़्यादा स्वास्थ्य मसलों पर केंद्रित होती है। क्या भोजन करें, कौन सा आवश्यक पूरक पदार्थ लें, किस तरह के व्यायाम करें, बीमार होने से कैसे बचें तथा बढ़ती उम्र के असर को किस तरह रोकें। यह तो स्वास्थ्य की एक नई विशाल लहर की शुरुआत भर है। नेक्स्ट हेडिंग है पहले $200 बिलियन। जब मैंने शोध शुरू किया जिससे इस पुस्तक की बुनियाद पड़ी, मेरे दिमाग में दो मुख्य लक्ष्य थे। पहला, खाद्य और दवा उद्योगों के घृणित कारनामों का खुलासा करना। सेकंड, लोगों को स्वस्थ रहने और अच्छी चिकित्सीय सेवा लेने के लिए सही चयन करना सिखाना। पैसा बनाने के लिए लोगों को नई व्यापारिक संभावना समझाना मेरा लक्ष्य नहीं था। अति मोटापे और बीमारियों की तरफ मेरा शोध जितना बढ़ता गया, मैं मौजूदा दशा के प्रति उतना ही अधिक अशांत होता गया। मैं जितना अधिक अशांत होता गया, उतना ही अधिक मुझे महसूस हुआ कि सेहत, भोजन और दवाओं की आदतों के प्रति हमारी सोच को बदलने के लिए क्रांति से कम कुछ नहीं होना चाहिए। मैं देख सकता था कि यह क्रांति अकस्मात हो सकती है, लेकिन मेरे प्राथमिक शोध का सबसे चकित करने वाला हिस्सा यह था कि क्रांति तो पहले ही शुरू हो चुकी थी। नेक्स्ट एक चार्ट है जो हम आपको पढ़कर सुनाएंगे। हेडिंग है उदीयमान स्वास्थ्य उद्योग। आज अपने में इनमें से कुछ कारोबार समेटे हैं, जैसे कि विटामिन, पौष्टिक आवश्यक पूरक पदार्थ, कॉस्मिक प्लास्टिक सर्जरी, ऐच्छिक नेत्र सर्जरी, कॉस्मेटिक त्वचा चिकित्सा, जेनेटिक इंजीनियरिंग जैसे कि लिंग चयन करना, फर्टिलिटी बढ़ाना, कॉस्मेटिक एवं पुनर्निर्माण दंत चिकित्सा जैसे कैप या दंत रोपण, रोधक दवाइयाँ, चिकित्सा बचत खाते, भारी कर, स्वास्थ्य बीमा, फिटनेस क्लब, फिटनेस और एथलेटिक उपकरण, ऐच्छिक दवाइयाँ जैसे कि वियाग्रा जो नपुंसकता के लिए होती है, रोगेन बालों की वृद्धि के लिए,
पौष्टिक खाद्य उत्पाद, पौष्टिक भोजन रेस्टोरेंट, वजन घटाने वाले उत्पाद एक्सेट्रा। हालांकि इनमें से अधिकांश बिजनेस 2 या 3 दशक पहले तक आर्थिक रूप से अस्तित्व में नहीं थे। अब सन 2000 तक ये लगभग 200 बिलियन की सालाना बिक्री तक पहुंच चुके हैं, जो अमेरिका में मोटर गाड़ियां खरीदने पर खर्च की जाने वाली राशि का आधा है। जब मैंने देखा कि स्वास्थ्य ने पहले ही बिक्री की इन ऊंचाइयों को छू लिया है, तो मैं समझ गया कि स्वास्थ्य उद्योग सिर्फ धनाढ्यों और पेशेवर खूबसूरत लोगों की दुनिया से आगे छलांग लगा चुका है। मैंने हमारे समाज के उस हिस्से पर ध्यान केंद्रित करना शुरू किया जो $200 बिलियन का अधिकांश हिस्सा खर्च कर रहा था तथा जिसमें भविष्य की खपत के लिए जबरदस्त मांग थी। यह स्पष्ट हो गया है कि अगले 10 सालों में स्वास्थ्य की बिक्री का आंकड़ा $10 खरब या इससे अधिक तक पहुंच जाएगा और स्वास्थ्य ही वह उद्योग होगा जिसमें नई सदी की महानतम किस्मत रची जाएगी। यह ऐसी किस्मत होगी जो 90 के दशक के इंटरनेट करोड़पतियों की चमक को भी फीका कर देगी। खैर, अगले अध्याय में यह परीक्षण करने से पहले कि ऐसा क्यों है और स्वास्थ्य उद्योग किस ओर जा रहा है, यह समझना जरूरी है कि स्वास्थ्य उद्योग कहाँ है और हमारे खाद्य तथा चिकित्सा उद्योग में स्वास्थ्य उद्योग का विचार इतनी देर से क्यों आया। स्वास्थ्य उद्योग वास्तव में तब शुरू हुआ जब 1970 के दशक के उत्तरार्ध में उद्यमियों को उनके उत्पाद और सेवाओं के लाभ समझाने की कानूनी अनुमति मिली। हमारा स्वास्थ्य उद्योग आज बहुत बड़े हिस्से में अस्तित्व में है। इसके लिए हमें 70 के दशक के महान स्वास्थ्य क्रांतिकारी को धन्यवाद देना चाहिए जिन्होंने ऐतिहासिक लड़ाई जीती। ये है प्रिवेंशन मैगजीन और रोडेल प्रेस के संस्थापक स्वर्गीय J.I. रोडेल। नेक्स्ट सब हेडिंग है रोडेल ने किस तरह स्वास्थ्य क्रांति के लिए राह बनाई। चलिए शुरू करते हैं। 1954 में उद्यमी और लेखक J.I. रोडेल के पास खोने के लिए बहुत कुछ था। उनकी कंपनी रोडेल प्रेस से निकलने वाली पत्रिका प्रिवेंशन ने उड़ान भरना ही शुरू की थी। प्रिवेंशन पाठकों को बीमारी के लक्षणों का उपचार करने के बजाय उससे बचने के उपाय बताने के लिए समर्पित थी। रोडेल ने निष्कर्ष निकाला कि ज्यादा मात्रा में लाल मांस और डेयरी उत्पाद खाने से हृदय रोग का खतरा नाटकीय रूप से बढ़ जाता है और शारीरिक श्रम से वास्तव में हृदय रोग का खतरा घट जाता है। यह उस समय की बात है जब अमेरिकी सरकार अपने लोगों को ज्यादा से ज्यादा लाल मांस और डेयरी उत्पाद खाने के लिए प्रोत्साहित कर रही थी, वह भी दिन में 3 बार। डॉक्टर हृदय रोगियों को शारीरिक मेहनत कम करने या पूरी तरह बंद करने के लिए कह रहे थे। कोई आश्चर्य नहीं कि अमेरिका में हृदय रोग मौत का एक मुख्य कारण बन रहा था। रोडेल ने नई खोजों के बारे में 2 पुस्तकों में लिखा, हाउ टू ईट फॉर अ हेल्दी हार्ट और द पेस इज नॉट किलिंग अस। वे आश्वस्त थे कि यह जानकारी लाखों लोगों का जीवन बचाएगी, लेकिन 50 के दशक के अन्य लेखकों की तरह वह सीनेटर जोसेफ मैकार्थी की गैर अमेरिकी गतिविधि समिति की स्वीकार्य सूची में नहीं थे। इसलिए प्रकाशक ने जोसेफ की नई पुस्तकों को छापने से इनकार कर दिया। इस परिस्थिति ने रोडेल को अपनी पुस्तकें खुद प्रकाशित करने और अपने रोडेल प्रकाशन की अन्य पुस्तकों के साथ बुक स्टोरों से बेचने पर मजबूर कर दिया। लेकिन
कई पुस्तक विक्रेताओं ने उनकी नई पुस्तकें वितरित करने से इनकार कर दिया। इस बात से निर्भीक और निश्चिंत कि लोगों को इस जानकारी की जल्द से जल्द जरूरत है, रोडेल ने राष्ट्रीय प्रकाशनों में पूरे पन्ने के विज्ञापन छपवाए और अपनी पुस्तकों को खास कीमत पर मेल के जरिए ऑर्डर करने का प्रस्ताव रखा। संघीय व्यापार कमीशन FTC ने रोडेल को यह कहते हुए विज्ञापन रोकने और पुस्तकें बेचना बंद करने के लिए कहा कि उसमें दी गई चिकित्सीय सलाह प्रामाणिक नहीं है। FTC दूसरे प्रकाशकों के खिलाफ भी यही कदम उठाने में सफल रहा जो गैर प्रचलित चिकित्सीय सलाह प्रकाशित कर रहे थे। रोडेल नाराज हो गए। उन्होंने महसूस किया कि FTC का कदम प्रेस की आज़ादी वाले पहले संशोधन की स्पष्ट अवमानना है। FTC ने 1955 में सुनवाई तय की और रोडेल को ऐसे प्रमाण पेश करने का आदेश दिया जिनसे साबित होता है कि उनकी पुस्तक में दी गई सलाह मानकर लोगों में हृदय रोग का खतरा कम हो। रोडेल ने यह कहते हुए पेश होने से इनकार कर दिया कि पहला संशोधन उन्हें आज़ादी देता है कि वे मनचाही जानकारी उसके प्रभाव की परवाह किए बिना छाप सकते हैं। इन सुनवाइयों में अमेरिका के सर्वाधिक प्रतिष्ठित पेशेवर चिकित्सकों ने यह प्रमाणित किया कि हृदय रोग का ज़्यादा मात्रा में लाल मांस और डेयरी उत्पाद खाने से कोई संबंध नहीं है। दूसरा, रोडेल की हृदय रोग से बचने के लिए शारीरिक श्रम बढ़ाने की सलाह घातक नहीं तो नुकसानदेह हो सकती है। FTC ने रोडेल को आदेश दिया कि वे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपने प्रकाशनों से पाठकों को स्वास्थ्य सुधारने के दावे बंद कर दे और बाज आए। रोडेल ने खास तौर पर इस आधार पर पुनरावेदन दिया कि वह पहले संशोधन के मुताबिक FTC जानकारी आधारित उत्पाद को नियम से नहीं बांध सकता। संघीय सरकार के साथ उसकी कानूनी लड़ाई लगभग 2 दशकों तक खींच गई। उनकी पूरी संपत्ति दांव पर लग गई। सालों बाद जब FTC को यह डर लगने लगा कि वह संवैधानिक आधार पर मामला हार जाएगा, तो वह रोडेल से समझौता करने की कोशिश करने लगा। लेकिन आर्थिक तंगी के बावजूद रोडेल ने तब तक पीछे हटने से इनकार कर दिया जब तक कि FTC मान नहीं जाता कि पहला संशोधन उन्हें पुस्तकें और मुद्रित सामग्री चलाने की अनुमति देता है। मामले के बाद के सालों में रोडेल के वकीलों ने उन्हें प्रतिष्ठित चिकित्सा विशेषज्ञों की नई गवाही पेश की, जिन्हें सरकार ने 20 साल पहले शुरुआती सुनवाई में प्रयुक्त किया था। एक एक करके ये विशेषज्ञ मूल गवाही से यह कहते हुए पलट गए कि वे उस समय यह नहीं जानते थे और स्वीकार करने लगे कि रोडेल के कई प्रारंभिक दावे अब स्थापित चिकित्सीय तथ्य बन चुके हैं। रोडेल को महसूस हुआ कि हमारे संस्थापक पिताओं के दिमाग से निकले प्रेस को आज़ादी वाले अधिकार का इससे बेहतर उदाहरण नहीं हो सकता। फिर 1971 में राष्ट्रीय टेलीविज़न पर संघीय सरकार के साथ अपनी कानूनी समस्याओं का जिक्र करते हुए J.I. रोडेल गिरकर मर गए। जब तक उन्होंने सांस लेना बंद नहीं किया और नीले नहीं पड़ गए, द डिक कोवेट शो देख रहा हर दर्शक सोच रहा था कि रोडेल FTC के साथ हुई परेशानियों को साबित करने के लिए हृदयघात का बहाना बना रहे हैं। मामला कभी सुप्रीम कोर्ट तक नहीं पहुंच पाया। स्वास्थ्य अगुआ J.I. रोडेल के गुजर जाने के बाद जल्द ही अमेरिकी सरकार ने अपना पाला बदला और कहने लगी कि FTC को जानकारी आधारित उत्पादों
के दावों के प्रभाव साबित करने वाले विज्ञापनदाताओं की कोई आवश्यकता नहीं है। इस नीति बदलाव ने स्वास्थ्य जानकारी, विटामिन, पौष्टिक आवश्यक पूरक पदार्थों, तंदुरुस्ती और वैकल्पिक दवा उद्योग को उनके मौजूदा स्तर से फलने फूलने की अनुमति दी। बस यहीं से स्वास्थ्य क्रांति की नींव पड़ी। आज प्रिवेंशन पत्रिका के 1,20,00,000 पाठक हैं और रोडेल प्रेस दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य आधारित प्रकाशक है, जो हर साल 100 नए स्वास्थ्य टाइटल छापती है और कुल 2 करोड़ प्रतियां प्रति वर्ष बेचती है। नेक्स्ट सब हेडिंग है, हम अक्सर नए विचारों को अस्वीकार क्यों करते हैं। चलिए जानते हैं। रोडेल सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक का सामना कर रहे थे। वह थी नई व अनजान चीज को इंसान द्वारा नकारा जाना, खासकर जब नई तकनीक लोगों को पुराने स्थापित मूल्य पर सोचने को मजबूर कर दे। आज आप जैसे बहुत से उद्यमी भी ऐसी ही चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, जो नई तकनीक पर आधारित व्यापार करते हैं। सफलता की तलाश कर रहे उद्यमियों के लिए इस प्रक्रिया का कारण समझना और इससे निपटने का तरीका खोजना आसान नहीं होता है। ज्ञान के लिए इंसान की खोज धार्मिक या वैज्ञानिक दोनों रूप में दरअसल हमारे जीवन के अनुक्रम की खोज है। एक बार जब लोग किसी अनुक्रम पर विश्वास करने लगते हैं तो वे एड़ी चोटी का जोर लगाकर अपने इस विश्वास को संजोकर रखना चाहते हैं, भले ही उसके विरोध में कई अकाट्य प्रमाण दिए जाएं। मसलन लगभग ईसा पूर्व 4वीं सदी तक यह माना जाता था कि आकाश में दिखाई देने वाली रहस्यमयी बिजलियां स्वर्ग में विचरण करने वाले देवताओं की है। यही नहीं, शब्द प्लैनेट भी ग्रीक भाषा से आया है, जिसका अर्थ होता है विचरण करने वाला। इसी तरह लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी की जटिलताओं पर सफाई देते हैं। देवता यानी कि प्लैनेट स्वर्ग में विचरण करते हैं और उनके विचरण से फसलें पकती है, बारिश होती है और मनुष्य के जीवन में सुख दुख आते जाते हैं। यूनानी दार्शनिक अरस्तु ने इस धारणा को सिरे से खारिज कर दिया था। अरस्तु का मानना था कि चीजों का एक अनुक्रम होता है जिसे समझकर मनुष्य अपने जीवन में सुधार कर सकता है, खासकर मौसम को समझना और कृषि उत्पादन पर उसका प्रभाव देखना। ईसा पूर्व 340 में अरस्तु ने सिद्धांत दिया था कि स्वर्ग का हर प्लैनेट या अन्य सभी चीज देवता नहीं थे, वह मात्र गोले थे जो स्थिर पृथ्वी के चारों ओर एक खास मार्ग में चक्कर लगाते थे। दुनिया के प्रति अरस्तु का भौगोलिक दृष्टिकोण भले ही मूल रूप से गलत था कि सूर्य की बजाय पृथ्वी सौर मंडल का केंद्र है, लेकिन अगले 1800 सालों तक सभ्यताओं के लिए यह आधारभूत बन गया। अतीत में झांकने पर हम देख सकते हैं कि इसका अस्तित्व कोई आश्चर्यजनक बात नहीं थी, क्योंकि यह किसी की समझ से भी परखी जा सकती थी। आखिरकार पृथ्वी से देखने पर सचमुच यह लगता है कि सब कुछ हमारे चारों ओर घूम रहा है, लेकिन अरस्तु टोलेमैक कैलेंडर सटीक नहीं था, क्योंकि इसमें पृथ्वी को गलती से ब्रह्मांड के केंद्र में रख दिया गया था। हर 100 साल या ऐसे ही कुछ वर्षों में रोम में जुलाई माह के दौरान बर्फबारी होती थी और पोप को अपना कैलेंडर 6 महीने पीछे करना पड़ता था। इस वजह ने अंतरिक्ष विज्ञानियों को ब्रह्मांड का एक ऐसा मॉडल खोजने के लिए प्रेरित किया जिससे ज्यादा सटीकता से महीनों और मौसम के आरंभ का अंदाजा हो सके। इसका प्रयोग निश्चित रूप से कृषि और आर्थिक नतीजों में
बढ़ोतरी कर सकता था। 16वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक इसमें सफलता नहीं मिली थी, लेकिन पोलैंड के अंतरिक्ष विज्ञानी निकोलस कोपरनिकस इस काम में सफल हुए। गणितीय समीकरणों में फेरबदल कर कोपरनिकस ने पाया कि सूर्य ही सौर मंडल का केंद्र है और खगोलीय पिंड पृथ्वी सहित उसके चक्कर लगाते हैं। संयोगवश कोपरनिकस की दी रेवोल्यूशनिव्स ऑर्बियम कोलेस्टियम 1543 में उनके मृत्युशैया पर पहुंचने तक नहीं छपी और उनका सूर्य केंद्रित दृष्टिकोण आधी सदी से भी ज्यादा वक्त तक जाहिर नहीं हो पाया। 1609 में इतालवी गणितज्ञ और भौतिक शास्त्री गैलीलियो गैलीली ने अपने आविष्कार टेलीस्कोप के जरिए आकाश गंगा को देखना शुरू किया। वह यह देख पाए कि पृथ्वी नहीं बल्कि सूर्य हमारे ब्रह्मांड के केंद्र में है। उन्होंने कोपरनिकस के सिद्धांत पर पारंपरिक लैटिन भाषा के बजाय आसान इतावली भाषा में एक निबंध लिखा जो आम लोग पढ़ सकें। निबंध को जल्द ही ब्रह्मांड के सूर्य केंद्रित मॉडल पर लोगों का समर्थन मिला। हालांकि गैलीलियो को भारी समर्थन अपने संस्थान के बाहर से मिला। भीतर की प्रतिक्रिया कुछ भिन्न थी। शोधार्थियों और अध्यात्मवादियों ने गैलीलियो पर बुरी तरह आक्रमण कर दिया और सन 1616 में चर्च ने उन्हें आदेश दिया कि भविष्य में वे कभी भी कोपरनिकस तंत्र को ना मानेंगे, ना पढ़ाएंगे और ना ही बचाव करेंगे, अन्यथा उन्हें सूली पर चढ़ा दिया जाएगा। 9 साल बाद सन 1923 में गैलीलियो के बचपन के दोस्त माफियो बारबेरिनी पोप अर्बन अष्टम बने। पोप ने दोस्ती से प्रोत्साहित गैलीलियो ने फिर सूर्य केंद्रित सिद्धांत पर लिखना शुरू कर दिया। चर्च की प्रतिक्रिया तीखी थी। गैलीलियो को धर्माधिकारियों के आगे घुटने टेकने पर मजबूर किया गया और कोपरनिकस तंत्र पर उनकी मान्यता को छोड़ने के लिए कहा गया। संभवतः पोप के साथ दोस्ती के चलते उन्हें जिंदा नहीं जलाया गया, लेकिन सन 1616 के आदेश की अवमानना के जुर्म में उसे उम्र कैद दे दी गई। उसके कामों को पोप की वर्जित पुस्तकों के क्रम में रखा गया और सन 1692 में रोमन कैथोलिक चर्च ने मामले का औपचारिक पुनरीक्षण किया और अपनी गलती स्वीकारी। अतीत में झांके तो यह समझ पाना मुश्किल है कि भगवान का पृथ्वी पर दूत होते हुए पोप ने यह क्यों सोचा कि ब्रह्मांड के सूर्य केंद्रित मॉडल का तीव्रता से विरोध करना उनका फर्ज था। आखिर ईसा मसीह को मानने का इस बात से क्या लेना देना कि भगवान ने ब्रह्मांड के केंद्र में सूर्य को रखा या पृथ्वी को। आश्चर्यजनक रूप से और संभवतः कुछ भिन्न स्तर पर आज भी लोग अपने स्थापित विश्वासों में इसी तरह जकड़े हुए हैं। अभिभावक बच्चों को अपने धर्म पर विश्वास करना सिखाते हैं और फिर वे अपना पूरा युवा जीवन उन विश्वासों को मजबूत करने में बिता देते हैं। इनमें किसी चीज की अस्वीकार्यता और नकारा जाना भी शामिल है जो उन्हें चुनौती दे सके। आखिरी बार आप कब ऐसे किसी अलग चर्च, यहूदी प्रार्थना घर या मस्जिद में गए हों? आखिरी बार आपने कब वह पुस्तक पढ़ी जिसमें आपकी राजनीतिक विचारधारा के विपरीत लिखा हो? विरोधाभासी दृष्टिकोण हमारे द्वारा न अपनाए जाने का कारण यह है कि हमारा इंसानी दिमाग अव्यवस्था से डरता है और स्वतः ही मौजूदा अनुक्रम को चुनौती देने वाले नए विचारों को खारिज या नजरअंदाज कर देता है। मृत्यु दंड के मामले लड़ने वाला मेरा एक वकील दोस्त मानता है कि कुछ मामलों का फैसला तो उसी पल हो जाता है जब जूरी पहली बार आरोपी को देखती है
उच्च श्रेणी के बड़े अपराध मामले में प्रत्येक जूरी सदस्य खुद अपनी निजी असंगत समस्याएं जैसे अपराध बोध या नादानी को जल्द से जल्द सुलझाने के लिए उतावले रहते हैं। इसके लिए वह कोर्ट रूम में आने पर आरोपी को पहली नज़र में देखते ही अपना मन बना लेते हैं। फिर पूरी सुनवाई के दौरान वह ध्यानपूर्वक उन दलीलों को सुनते और हामी भरते रहते हैं जो उनके पूर्वाग्रही फैसले का समर्थन करती हो। इससे अलग विचार के दौरान वे यहाँ वहाँ नज़रें घुमाते रहते हैं। जब कोई नई संभावना पेश की जाती है जो प्रचलित धारणा को चुनौती देती हो, तो यह महत्वपूर्ण होता है कि आप प्रचलित धारणा के इतिहास को समझाने में सक्षम हो और यह भी समझा पाए कि इस तरह की धारणा जब पहली बार स्थापित की गई थी तब हमारे समाज से कहाँ गलती हो गई। यहाँ पेश है किस तरह ज़्यादातर लोगों ने कई स्वास्थ्य उपचारों के प्रति गलत दृष्टिकोण विकसित कर लिया। नेक्स्ट सब हेडिंग है, शुरू करते हैं। किस तरह पारंपरिक पश्चिमी दवाओं ने स्वास्थ्य को खारिज कर दिया। पूरे इतिहास में लोग खासतौर पर धनाढ्य स्वास्थ्य की खोज में लगे रहे। प्राचीन मिस्र से मध्ययुगीन यूरोप तक हर सभ्यता में कीमियागर मानते रहे कि यदि स्वर्ण को एक्वारेजिया में घोला जाए तो जीवन सुधा को बनाया जा सकता है, और उन्होंने सही फॉर्मूले की तलाश में अनगिनत पैसा खर्च किया। 16वीं से 19वीं शताब्दी तक सम्राटों ने पोंसे दा लेओन जैसे पौराणिक यौवन का झरना खोजने के अभियान का साथ दिया। हालांकि इनमें से कुछ खोजें दूसरे क्षेत्रों में सफल रही, जैसे कीमियागर द्वारा रसायन शास्त्र की खोज या पोंसे दा लेओने द्वारा फ्लोरिडा की खोज, लेकिन वे सब स्वास्थ्य की खोज में बुरी तरह असफल रहे और स्वास्थ्य पर प्रयोग कर रहे लोगों को अक्सर नीम हकीम करार दिया गया। इसके बाद 20वीं शताब्दी में वैज्ञानिक खोजों ने बीमारियों और उम्र को भोजन और व्यायाम से जोड़ा। सन 1908 में पोलैंड मूल के बायोकेमिस्ट कासिमर फंक ने खोज की कि जीवन के लिए अमोनिया आधारित 4 पदार्थ जरूरी हैं, जिसे उन्होंने वाइटल अमीन्स या विटामिन्स कहा। समुद्र किनारे के लोगों और अन्य परिश्रमी पेशों के अध्ययन से पता चला कि व्यायाम संपूर्ण स्वास्थ्य और गंभीर बीमारी से दूर रहने में मददगार होता है। लेकिन सबसे बड़ी बात, ये और अन्य अब स्वीकार्य स्वास्थ्य खोजें पश्चिमी दवा समुदाय ने खारिज कर दी थी। ऐसा क्यों हुआ? दरअसल 19वीं सदी के पहले तक डॉक्टर चुनिंदा मौजूद दवाइयों की सलाह देते थे और ट्रायल एंड एरर, कोशिश और गलती प्रक्रिया से यह आकलन करते थे कि कौन सी दवा किस बीमारी को ठीक करती है। सदियों तक चिकित्सा ज्ञान यूं ही इकट्ठा होता गया और समय समय पर संस्कृतियों के बीच फैलता गया। लेकिन जब कोई दवा या इलाज काम कर जाता, डॉक्टर यह नहीं जान पाते थे वह क्यों काम कर गया। संक्रमण का विश्लेषण करने वाले अंतर्निहित सिद्धांत और डीके तथा प्रतिरोधक, जो इन सिद्धांतों ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप के आधार पर बनाए गए थे, का व्यापक इस्तेमाल किए जाने के लिए कंपाउंड ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप का इंतजार था। इस सूक्ष्मदर्शी का 17वीं सदी की शुरुआत में आविष्कार हो गया था, लेकिन यह 19वीं सदी के उत्तरार्ध तक ही सर्वव्यापी हो गया। सूक्ष्मदर्शी से कोशिकाओं यानी कि सेल्स और बैक्टीरिया की खोज में मदद मिली और वैज्ञानिक देख पाए कि वास्तव में वे कैसे काम करते हैं।
19वीं सदी के उत्तरार्ध और 20वीं सदी के पूर्वार्ध में वैज्ञानिक अंतर्राष्ट्रीय नायक बन गए, जब वे मानव जाति के लिए अभिशाप एक के बाद एक बड़ी बीमारियां जैसे कि बड़ी माता, तपेदिक, टाइफाइड, पोलियो खत्म करते जा रहे थे। इस सफलता से उत्साहित होकर और खुद को दवा के बनिस्बत नीम हकीम के जादू से अलग दिखाने के लिए पश्चिमी चिकित्सा विज्ञान ने पूरी रुखाई से सदियों पुराने इलाजों और सुधारों को खारिज करना शुरू कर दिया, जिनकी कार्यप्रणाली उस समय के स्तर की तकनीक से नहीं समझाई जा सकती थी। जीव विज्ञान की मूल इकाई कोशिका यानी कि सेल का व्यास करीब 20 माइक्रोमीटर होता है। एक पिन के सिर को ढकने के लिए कोई 10,000 मानवीय कोशिकाओं की जरूरत होती है। कुछ भौतिकी कारणों से प्रकाशीय सूक्ष्मदर्शी यानी कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप उन दो बिंदुओं की छवि स्पष्ट नहीं कर सकता जो प्रकाश की तरंग आयाम के 1.5 गुना से अधिक, क्षमा चाहता हूँ, 1.5 गुना से ज़्यादा नज़दीक हो। उदाहरण के लिए एक बैक्टीरिया कोशिका प्रकाश की दूरी के 10वें हिस्से के बराबर होती है। आज हम जानते हैं कि व्यायाम, विटामिन, खनिज और पौष्टिक आवश्यक पूरक पदार्थों द्वारा होने वाली जैव रासायनिक क्रियाएं कोशिका बनाम अणुओं के स्तर पर होती है, और चूंकि हर कोशिका अरबों अणुओं से मिलकर बनी होती है, इसलिए यह क्रियाएं प्रकाशीय सूक्ष्मदर्शी यानी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप द्वारा नहीं दिख पाती। प्रकाशीय सूक्ष्मदर्शी इज इक्वल टू ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप। हाल ही में हुए इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी यानी कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के आविष्कार से पहले तक वैज्ञानिकों के लिए कोशिका की आणविक संरचना और कार्यप्रणाली जानना मुश्किल था। यह 18वीं शताब्दी जैसे ही स्थिति थी जब प्रकाशीय सूक्ष्मदर्शी भी इतना प्रचलित नहीं हुआ था। इस कारण पश्चिमी चिकित्सा विद्यालयों के प्रशिक्षणों में पोषण के महत्व और विटामिन, खनिज और प्राकृतिक आवश्यक पूरक पदार्थों के असर को पूरी तरह नकारना शुरू कर दिया गया, जो आज भी जारी है। इस बीच 20वीं सदी के दौरान जब पश्चिमी दवाइयाँ आहार और व्यायाम द्वारा बीमारियों तथा बुढ़ापे को रोकने के महत्व को नज़रअंदाज कर रही थी, लोगों द्वारा परिश्रम बचाने वाले उपकरण और कार्यस्थल पर मशीनों का चलन बढ़ता जा रहा था, जिसके कारण लोगों के तथा व्यायाम में कमी आ रही थी। भोजन में विटामिन और खनिजों की मात्रा तथा किस्में घटने लगी, क्योंकि भोजन अधिक प्रसंस्कृत होने लगा और इसकी विविधता में कमी आई, और हमारे आहार में वसा की मात्रा 75% तक बढ़ गई, जो 1910 में 20% कैलोरी से आज 35% कैलोरी तक हो गई है। इन्हीं और ऐसी ही अन्य वजहों से अति मोटापे और बुरे स्वास्थ्य जैसी महामारी आज हमारे अमेरिका में है, जो कि जल्द ही होने वाली स्वास्थ्य क्रांति के बीज को बो रही है। नेक्स्ट हेडिंग है स्वास्थ्य क्रांति सिर्फ पैसा बनाने से बहुत ज़्यादा है। बाकी की इस पूरी पुस्तक में हम स्वास्थ्य उद्योग के बढ़ते आकार की पड़ताल करेंगे और उन हजारों समृद्धियों की भी जो स्वास्थ्य के जरिए पैदा होंगी। जब आप आगे बढ़ें और इस उभरते उद्योग में अपने स्थान के बारे में सोचें, तो इस बात का ध्यान रखें कि यहाँ आपके निजी आर्थिक पुरस्कार जिस दुनिया में हम रहते हैं उस पर आपके प्रभाव से भी कुछ बढ़कर है। आर्थिक रूप से हम शांतिपूर्ण दिनों में रह रहे हैं, जो हमारे पूर्वजों के स्वप्नों से बहुत आगे की बात है। आज हमारे पास जो है उसके लिए हमारे पूर्वजों ने बहुत संघर्ष किया
और बहुत कुछ खोया, लेकिन फिर भी अति मोटापे और बुरे स्वास्थ्य की महामारी के कारण इस सहस्त्राब्दी की शुरुआत हमने अपने इतिहास की तुलना में कहीं अधिक इंसानी दुखों के साथ की। पूरे 61% अमेरिकी अपने ही बनाए कुपोषण और अधिक वजन के जाल में फंसे हुए हैं और उनमें से लगभग आधे यानी 27% चिकित्सीय रूप से अति मोटे हैं, उस बिंदु तक मोटे जहां वे निराश हो चुके हैं और अब सोच भी नहीं सकते कि उन्हें मदद की गुहार कहां लगानी चाहिए। यह अमेरिकी इस हद तक कुपोषित हैं कि वे लगातार सिर दर्द, बदन दर्द, पेट की गड़बड़ी, सीने में जलन, थकान, अर्थराइटिस और सैकड़ों दूसरी बीमारियों से जूझ रहे हैं। ये ऐसी बीमारियां हैं जिनके लिए चिकित्सा विज्ञान उन्हें बढ़ती उम्र के लक्षण के रूप में स्वीकार की गलत सलाह देता है। मेडिकल कंपनियां उन्हें अपने लाखों डॉलर के उत्पाद बेचती है, जैसे एस्पिरिन, लैक्सेटिव, जो सिर्फ लक्षणों का उपचार करती है, कारण का नहीं। इसी तरह की परिस्थिति पश्चिमी यूरोप, ताइवान और अन्य विकसित देशों में भी है। हालांकि यह सब अब बदलने वाला है, स्वास्थ्य क्रांति का शुक्रिया। इससे पहले इतिहास में व्यापार के लिए ऐसा अवसर नहीं मिला जिसने उपभोक्ता पर इस अविश्वसनीय तरीके से सकारात्मक असर डाला हो। धन्यवाद।